देखिए कल हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो एक सरल रेखा होती है, और यदि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होता है वो एक परवलय होता है, परवलयाकार पथ होता है, जिसकी आपने इक्वेशन निकाली थी। ठीक, और कल कई मुख्य बातें कैलकुलेट की थी, जैसे किसी आवेश को अगर v विभवांतर से त्वरित कर दे तो वो कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वो qv ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक, उसका वेग क्या आता है, तो √2qv/m/x आपने कैलकुलेट किया था। आज आपको बहुत अच्छा सा टॉपिक बताएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ी होगी उड़ती स्थिति ऊर्जा, इसी प्रकार से यहाँ पर पढ़नी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, ध्यान दीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलती है, किस प्रकार से इसका फार्मूला आता है। ठीक, तो देखो कि मान लीजिए एक Q1 चार्ज पार्टिकल, Q1 चार्ज है और ये मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, और हम क्या करें कि एक Q2 चार्ज को यहाँ पर रखें। ठीक, अभी आपको बताते हैं, रखते तो बाद में है, पहले लाएंगे कहीं से। Q2 चार्ज को रखें तो Q1 चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न होगा। मान लीजिए Q1 चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, वो V है। ठीक, यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V, समझ रहे हैं। और स्थिति ये आई कि ये जो Q2 चार्ज था इसको हम अनंत से लेकर आए हैं। कहां से, अनंत से। किसके पास लेकर आए हैं, Q1 चार्ज के पास r डिस्टेंस। ठीक, Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए हैं, और कहां तक लेकर आए हैं, Q1 चार्ज से r डिस्टेंस पर। ठीक, हम जानते हैं कि अनंत पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। ठीक, और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण होगा। ठीक, इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो देखो कि इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक, जो कार्य करेंगे वो कहलाएगा इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब क्या करते हैं कि Q1 चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q1/r, और हम Q2 आवेश को लेकर आ रहे थे यहां से। ठीक, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, V, और इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक, तो हुआ ये कि यहां और यहां का यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो निकलेगा V - Vn। V अनंत का मान कितना, 0। ठीक, V अनंत का मान 0 तो केवल V बचेगा। तो Q2 चार्ज को यहां तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर आपने पढ़ा है। ठीक, याद कीजिए जरा कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को बिंदु B से बिंदु A तक लेकर आए, ठीक, यहाँ का विभव VB हो, यहाँ का विभव VA हो, तो आप यहाँ से यहाँ तक जब इसको लेकर आते हैं Q चार्ज को या Q0 चार्ज को, तो आपने विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ी है, VA - VB = W/Q0। W जो होता है ये एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य होता है। ठीक, तो W = क्या निकलेगा, W = निकलेगा Q0 और ये आएगा VA - VB। ठीक, या VA - VB × Q। अब कुछ हमारे पास यहाँ भी वही कंडीशन मिल रही है कि Q1 चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V = 1/4πε0 Q1/r, और Q2 चार्ज को अनंत से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा,
वर्क डन होगा v माइनस VL, मतलब अनंत और इस बिंदु के बीच का विभाजन। ठीक, अब ये भी लिख सकते हैं आप, यदि ये पॉइंट A हो, ठीक, और ये आवेश O पॉइंट पर रखा हो, तो बिंदु A का भी हो VA मान लें, और वो बिंदु B जहां अनंत है तो V अनंत उसको दिया, तो ये VA माइनस V अनंत। सेम कंडीशन में कितने चार्ज को लेकर आ रहे हैं? Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं। ठीक, अब जानते हैं W इक्वल टू VA का मान कितना है, 1/4πε0 Q1/R। ठीक, V अनंत 0 इंटू में क्या आएगा Q2। यहां से W इक्वल टू क्या आएगा, W इक्वल टू आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो Q1 Q2 आवेश सिस्टम की, Q1 Q2 आवेश सिस्टम की, Q1 Q2 चार्ज सिस्टम जो Q1 Q2 दो आवेशों का निकाय है, इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो लिख सकते हैं U इक्वल टू W, और W का मान है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक, ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो क्या डिफाइन डिफिनीशन हुई इसकी, कैसे डिफाइन करें? ठीक, दरअसल होता यह है, डिफाइन तो केवल स्थिर ऊर्जा नहीं है। ठीक, यहाँ पर दो आवेशों की निकाल रहे हैं, ये जो होता है अंतर प्राप्त होता है ऊर्जा का। Q1 चार्ज और प्रारंभ में Q2 चार्ज अनंत पर है, जैसे Q1 चार्ज यहाँ है, Q2 चार्ज अनंत पर है, तो हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से अनंत दूरी पर है। ठीक, तो और फिर हमने क्या किया कि उन दोनों चार्ज को एक दूसरे के पास पास लाए। मान लीजिए कितने डिस्टेंस पर लाए, R डिस्टेंस पर। तो Q1 Q2 चार्ज को अनंत से लाकर, ठीक, एक जो हमने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, इस क्रिया में जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वो इस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस निकाय के आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ऐसा भी हो सकता है Q2 हम यहाँ रखते हैं, इसको लेकर जाए इधर, बात नहीं पड़ेगी, चाहे इसको अपने पास मान ले, इसको लेकर आए। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो, ठीक, मतलब वो कार्य, जो कार्य जो उस निकाय के आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय के आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक, फिर एक बार देख लीजिए, Q1 चार्ज है, ये बिंदु पर स्थित है, और एक Q2 चार्ज है, अनंत पर स्थित है। Q2 चार्ज को अनंत से
इससे r दूरी पर स्थित बिंदु E पर ला रहे हैं, ठीक। तो जब इससे r दूरी पर स्थित बिंदु E पर लाएंगे तो एक Q1 Q2 आवेशों का एक निकाय बन जाएगा, ठीक। तो कितना कार्य करना पड़ा वो कार्य कैलकुलेट कर लें। तो Q1 चार्ज के कारण बिंदु A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VA = 1/4πε0 Q1/1। अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया था, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया था, अनंत से A तक, तो हुआ VA - V अनंत × Q। इसके अनुसार देख लीजिए A और B बिंदु B से A तक आवेश को लाएं तो VA - V W/Q0 या W = VA - V × Q0 होता है। ये VA का मान रख लिया, ये 0 हो गया, ये और यही कार्य वैद्युत स्थिर ऊर्जा है, तो इसलिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U = 1/4πε0 Q1 Q2/r, ठीक, याद रखेंगे। अब ध्यान देना कि Q1 Q2 इस सूत्र में चिन्ह सहित रखे जाएंगे, ठीक। आप क्या करेंगे, नंबर 1 कि जब Q1 और Q2 के मान रखेंगे इसमें तो वो चिन्ह सहित रखेंगे, ठीक, ध्यान रखना। अगर एक प्लस आवेश से दूसरा प्लस है, ठीक। अब तुम्हारा ये सिस्टम खत्म, आप कितना ध्यान रखो Q1 Q2 चार्ज r डिस्टेंस पर तो U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। यदि Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो प्लस प्लस से U धनात्मक आएगा। यदि Q1 Q2 दोनों निगेटिव हैं, यदि Q1 Q2 दोनों ही निगेटिव हैं तो आपका वैद्युत स्थिर ऊर्जा धनात्मक कैलकुलेट होगी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि यदि Q1 Q2 सजाती है, Q1 भी प्लस Q2 भी प्लस, ठीक, तो U जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और सजाती आए एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। इसका मतलब जब प्रतिकर्षण की स्थिति ऊर्जा होगी तो वो पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार से पहला Q1 निगेटिव हो, दूसरा Q2 भी निगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। इस कंडीशन में भी U का मान पॉजिटिव होगा, ये भी धनात्मक है, ठीक। रिपल यहां पर भी प्रतिकर्षण है, यहां पर भी प्रतिकर्षण है। लेकिन दूसरी बात यह आती है यदि Q1 पॉजिटिव है Q2 निगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। और हम जानते हैं क्योंकि U एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ये सब चिन्ह से ही मान रखे जाएंगे, तो U इस क्या आएगा, नेगेटिव। आकर्षण की स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक होती है, मतलब अगर दो आवेशों के बीच, याद रखना, आकर्षण बल लग रहा है तो स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक निकलेगी, और यदि दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो स्थिर ऊर्जा धनात्मक निकलेगी, ठीक। इतना ध्यान रखना है। या ऐसे भी कह सकते हैं जैसे Q1 Q2 दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है तो Q1 Q2 प्लस से रहेगा, ठीक। तो Q1 Q2 तब 1 से या 0 से बड़ा है, धनात्मक वैल्यू 0 से बड़ी। यदि Q1 Q2 0 से बड़ा आएगा तो U पॉजिटिव होगा, और यदि Q1 Q2 1 + 1 माइनस तो ये वैल्यू Q1 Q2 ऋणात्मक आएगी जो 0 से कम होगी। यदि Q1 Q2 का गुणनफल जो है ऋणात्मक हुआ तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो हमें मुख्य बात याद रखनी है, प्रतिकर्षण तो U पॉजिटिव, आकर्षण तो U आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, हमारे पास तो केवल दो आवेशों का निकाय है Q1 Q2 का, और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की कितनी, U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। स्थिति ये हो सकती है कि यदि आवेश कई सारे हैं, ठीक, कई आवेशों का निकाय है, थोड़ा ध्यान रखना, कई आवेशों का यदि निकाय हो, कई आवेश उसमें कोई हमारा सिस्टम दिया जाए उसमें कई आवेश स्थित हों तो आप स्थिर ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ध्यान देना सभी लोग। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक, यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है,
यहाँ पर क्या है, Q3 चार्ज है। ठीक, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस हमने R1 मान ली, Q2 Q3 के बीच की R2 मान ली और Q3 Q1 के बीच की R3 डिस्टेंस मान ली। अब हमें गिनने इसमें सिस्टम कितने बने। जो आपने सूत्र निकाला है वो 2 आवेशों के लिए था, अब यहाँ पर 3 आवेश इस प्रकार से हो गए। तो सिस्टम देखो कितने हुए। एक सिस्टम हुआ Q1 Q2 का जो R1 दूरी पर है, दूसरा हुआ Q2 Q3 का जो R2 दूरी पर है, तीसरा हुआ Q3 Q1 का जो R3 दूरी पर है। तो 3 निकाय हो गए। तो 3 निकायों की अलग अलग स्थिर ऊर्जा निकालेंगे, छोड़ देंगे। अगर इनका चिन्ह कोई दिया रहेगा तो आप चिन्ह से ये मान रखेंगे। ठीक, क्या आएगा बताइए कि U इक्वल टू इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस क्या आएगा U3। U1 को ध्यान देना है कि 1/4π0 U1 इसके बीच, तो Q1 Q2 और डिस्टेंस क्या है R1, U2 का मान 1/4π0 Q2 Q3 अपान में क्या R2 इसकी। ठीक, और फिर 1/4π0 Q3 Q1 ये इसकी है, इसकी और इसकी अपान R2। यहाँ से जो कॉमन मिल जाए ले सकते हैं, तो 1/4π0। ठीक, और कॉमन कुछ नहीं होगा, ये आएगा Q1 Q2 अपान R1, ये आएगा Q2 Q3 अपान R2 और ये आएगा Q3 Q1 अपान R3। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी निकाय में 2 से ज्यादा आवेश है तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सभी संभव द्विआवेशी निकायों की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक, यदि किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश है तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा सभी संभव द्विआवेशी निकायों की स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी, जो कि हमने दिखाया हुआ है। एक तो ये बात हो गई। कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, और इस स्क्वायर के जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, इन पर आवेश रखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q2। ठीक, और इस स्क्वायर की साइड जो है ए साइड है। ठीक, ध्यान देना। तो हमने पूछा भाई इसमें कितने निकाय, तो आपने बताया सर इसमें जो है 4 निकाय हैं, एक Q1 Q2 का, एक Q2 Q3 का, एक Q3 Q4 का, एक Q4 Q1 का। ठीक, लेकिन नहीं, इसमें निकाय बन गए 4 के अलावा 2 और। देखिए एक आपका सिस्टम बना ये, ठीक, और एक सिस्टम बन गया ये। ठीक है, अधिकतर सवालों में ऐसा होता है कि ये जो चार्ज होते हैं ये इक्वल भी दिए रहते हैं, ना इक्वल हो तो आपने ऐसे रख देना। तो इस निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। देखिए, और अगर आप चाहो तो आवेश इक्वल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आवेश को इक्वल मान लो। ठीक, तब भी इसमें कितने आवेश हैं, निकाय कितने हैं 6। ठीक, एक AB वाला निकाय, एक BC वाला निकाय, एक CD वाला निकाय, एक AC वाला निकाय और एक BD निकाय। ठीक, तो देखो जब BD निकाय की स्थिर ऊर्जा निकलेगी तो हमें ये दूरी की जरूरत पड़ेगी, या AC निकाय की तो ये दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं कोई भी स्क्वायर हो तो उसका जो विकर्ण होता है AC इक्वल टू BD, विकर्ण बराबर होते हैं। AC इक्वल टू BD होता है, वो आपका निकलता है साइड रूट 2। ठीक, ध्यान रखना। तो आपके 6 निकाय की स्थिर ऊर्जा इसमें आएगी, तो इस निकाय की स्थिर ऊर्जा कैसे निकालेंगे, U इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान देना कि एक निकाय के कारण सेम होगी 1/4π0 Q अपान A, इसके कारण भी सेम होगी 1/4π0 Q अपान A, 1/4π0 Q अपान A, 1/4π0 Q अपान A। तो देखो ये हो जाएगी जो चारों शीर्ष पर भुजाओं के कारण, मतलब जो ये इनके बीच की डिस्टेंस भुजा के इक्वल ले रहे हैं, ये 4 बार हो जाएगी और सभी जगह चारों बार बराबर आएगी। तो देखो U इक्वल टू इसमें क्या निकलेगा कि 1/4πε0, देखना इसकी क्या आएगी Q1 Q2 Q1 Q Q2 Q
अपान में डिस्टेंस कितना थी। अब ध्यान देना प्लस में करेंगे u2 u3 u4 जो इतने इतने आते चले जाएंगे तो सीधे इसका कितने गुना कर सकते हैं 4, ठीक 4 गुना कर दिया। प्लस इस निकाय को देखो AC और BD वाले को आवेश सेम है, दूरी भी सेम है AC बराबर BD, तो इसकी दुगनी हो जाएगी, वो क्या निकलेगी 1/4πε0 Q/A√2, इसका कितने गुना 2 गुना। ये विकर्ण वाले आवेशों के कारण विकर्ण AC और BD के कारण दोगुनी हो जाएगी और भुजाओं के कारण जो चारों साइड से ये 4 गुनी हो जाएगी। क्या आ जाएगा U = 1/4πε0, ठीक, और 2 भी कॉमन है साथ में और ये बचेगा Q² अपान A, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 2 और अपान A 2 + 2 क्या यहाँ पे 2 बचेगा 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/A, ठीक। जहाँ पर इसको सही कर दिया ऐसे बट 2 कॉमन हो गया 1/4πε0 Q² कॉमन हो गया, A कॉमन हो गया 1/√2 बचाएगा 2 बच गया। तो इस प्रकार से U कैलकुलेट हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते समय इस बात पर गौर करना है कि निकाय कितने बने, बस इससे ज्यादा निकाय वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। इससे ज्यादा निकाय वाला अधिकतर वर्ग के कारण पूछते हैं, इसके कारण पूछ सकते हैं, ठीक। अब आपको इसी पर आधारित एक हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, सभी को ध्यान देना है उस क्वेश्चन को कैसे हल करें, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी साइड ए साइड है, यहाँ पर +q आवेश है, यहाँ पर -2q आवेश है, यहाँ पर +3q आवेश है, ठीक। कहा गया इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। क्या तरीका है, कोई साधारण सी बात कि 3 निकाय इसमें है U1 + U2 + U3, एक समबाहु त्रिभुज शीर्षों पर Q -2q 2q + 3q आवेश है। कहा गया हमें ज्ञात करनी है कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी, तो 3 निकाय U1 + U2 + U3 क्या बनेगा, U1 का नाम ध्यान देना 1/4πε0 Q1 Q1 कितना Q, Q2 कितना -2q, याद रखना है, चिन्ह सही प्लस है तो वैसे रख दिया, चिन्ह सही रखना है। डिस्टेंस कितना A, इसकी निकालेंगे, क्या आएगा 1/4πε0 Q1 कौन है -2q, Q2 कौन है +3q, तो यहाँ पर आएगा -2q और Q2 आएगा 3q, अपान में क्या आ जाएगा A, ठीक है, प्लस क्या निकलेगा कि 1/4πε0 और क्या आएगा 1/4πε0 Q1 हो गया 3q और Q2 क्या हो गया Q, अपान में क्या A, ठीक है, ये आएगा 1/4πε0 माइनस में हो जाएगा 2q² अपान में A, ये भी माइनस में हो जाएगा 1/4πε0 6q² अपान में A, ये हो जाएगा 1/4πε0 3q² अपान में क्या आ जाएगा A, ठीक। यहाँ से क्या होगा कि 1/4πε0 और q² अपान A कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचेगा -2, यहाँ पे क्या बचेगा -3, यहाँ पे क्या बचेगा इसका, ठीक। क्या आएगा यह करने पर 1/4πε0 q² अपान A, ये कितना बचेगा 6 2 8 3 चले जाएंगे 5, वो भी माइनस का, तो -1/4πε0 5q² अपान A, ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट होगी, ठीक। तो आपके एक्सरसाइज में निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर न्यूमेरिकल होंगे, ठीक, आप देखिएगा उनको हल कीजिएगा। अब थोड़ी सी चर्चा एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में करते हैं, ठीक। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल
और उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए और वो रुका रहे, ठीक। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और रुक जाए, उसकी शर्त क्या है? मतलब वैद्युत क्षेत्र में चार्ज पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन, ठीक है, भार का संतुलन, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेशित कण किस प्रकार या किसी आवेशित कण का भार किस प्रकार से संतुलित होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया कि एक प्लस प्लेट ले लें, ठीक। प्लस प्लेट है, धनात्मक प्लेट है, ये धनात्मक प्लेट। देखो धनात्मक प्लेट ऋणात्मक प्लेट कुछ दूरी पर रखेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। और मान लीजिए एक दूसरी कंडीशन में, क्योंकि आवेश दो प्रकार के हैं, एक में प्लस को संतुलित करेंगे, एक में माइनस ऋणात्मक आवेश को संतुलित करेंगे। तो ये प्लेट ऋण प्लेट है और ये धन प्लेट है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, ठीक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है? नीचे की ओर। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की ओर है? ऊपर की ओर, ठीक। हमने क्या किया, इसमें चार्ज रख दिया भाई, चार्ज पार्टिकल, ठीक। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू आवेश, ठीक। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें रखोगे, आप सोचो जरा, अगर ऐसी स्थिति है और ऐसे हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज को ये वाला रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, इसमें गिर जाएगा, नीचे वाली प्लेट पर आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं रुक पाएगा, ठीक। तो हम इसमें रखते हैं एक ऋणात्मक चार्ज। ऋणात्मक चार्ज का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश है। और इसमें आप देखो जरा, इसमें हम रखेंगे पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सोचो आप कि इसमें निगेटिव चार्ज रुकेगा, काहे रुकेगा, उसका रीजन, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज पर वैद्युत बल लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर धनात्मक प्लेट है, नीचे ऋणात्मक, नीचे से रिपल होगा, ऊपर अट्रैक्ट होगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर कितना बल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो आप जानते हैं, अगर क्यू आवेश का कण ई वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्यू भी लगता है। और निगेटिव चार्ज पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसका भार ऊर्ध्वाधर किधर लगेगा? नीचे की। इस कण का द्रव्यमान m है, माइनस क्यू चार्ज था इसका और कण का द्रव्यमान m है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा और इसका जो वेट होगा, भार होगा, वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। यहाँ पर भी भार तो हम जानते हैं, भार की दिशा हमेशा किधर होती है? नीचे की ओर। लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन में लगेगा, ई की डायरेक्शन में, तो ई की डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई फोर्स, ठीक। ये प्लस क्यू चार्ज का कण है, ये माइनस क्यू चार्ज का कण है, ठीक। हम सभी परिचित हैं, हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक। तो इस वाले क्षेत्र में ऐसी कंडीशन में यहाँ ऋणावेश संतुलित होगा और इस कंडीशन में धनावेश संतुलित होगा, क्योंकि हम जानते हैं भार तो हमेशा नीचे होगा, ऋणावेश का भार नीचे, तो इसको रोकने वाला कौन? इसको रोकने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। इसका भार नीचे, इसको रोकने वाला कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो संतुलन के लिए क्या शर्त है? ध्यान देना, ये कब बीच में रुका रहेगा? मान लीजिए ये हमारे पास कण है, ठीक,
और इसको छोड़ दें और ये बीच में रुक जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना इस पर का भार नीचे की ओर लगता है उतना ही इस पर कोई फोर्स यदि ऊपर की ओर लग जाए तो बीच में रुक जाए। हमारे ठीक संतुलन की स्थिति में बिल्कुल यही होता है कि जितना कण का भार नीचे की ओर लग रहा हो उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लग जाए, ठीक, तो कण संतुलित हो जाएगा। तो कण के आवेशित कण के संतुलन के लिए QE क्या है? वैद्युत बल, ठीक, और बराबर कण का भार क्या है? mg। तो QE बराबर mg, और यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो Q का मान E होगा, तो E बराबर mg हो जाएगा। यदि प्रोटॉन होता ऐसी कंडीशन में तो यहां पर E आता। यदि अल्फा कण होता, धनात्मक आवेश वाला कण है, तो उसका +2E आवेश यहां पर रखा होगा, ठीक। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मान होगा, ठीक है। अपान में क्या रहेगा, ठीक। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो और प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो हमने फार्मूला बताया था कि d दूरी पर अगर दो प्लेटें हैं तो उनके बीच विभवांतर या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V/d होता है। इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और इसका जो PD हो यहाँ का वो V हो, तो E = V/d होता है। तो यदि यहाँ पर लिख लेंगे यदि प्लेटों के बीच ठीक विभवांतर V तथा प्लेटों के बीच की दूरी के बीच की दूरी d हो, तो क्या आएगा? तो E = आएगा V/d, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन आगे और बढ़ाए, दिया जाए इसमें आगे प्लेटों के बीच का दूरी दी है, विभवांतर पूछे या विभवांतर दिया है दूरी पूछे, तो E = V/d, तो यहां से क्या आ जाएगा? इसलिए E की जगह रख देंगे V/d, ये हो जाएगा mg/q, ठीक है। यहां से विभवांतर V कितना आएगा? mg/q × d, इधर हो जाएगा d, ठीक। और भी आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके कि ये जो कण दिया होता है, कभी कभी कह देते हैं ये एक जल की बूंद है, ठीक, और इसी में पूछेगा कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो और बूंद की तब त्रिज्या पूछेगा, और उस समय अगर द्रव की बूंद है, जल की बूंद है, तो इसका डेंसिटी घनत्व में दिया जाएगा। तो जो आपने द्रव्यमान लिया ना, तो द्रव्यमान की जगह हो सकता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन गोली बूंद होगा तो 4/3 πr³ होगा और घनत्व d रख देंगे, ठीक, या रो रख लेंगे हम, चूंकि d दूरी वाला आ गया तो वहां से रेडियस भी कैलकुलेट की जा सकती है अगर इसमें आगे और बढ़ा है, ठीक। तो m बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व रख सकते हैं। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन हो जाता है। अब आपको इस पर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज, पहले से मालूम भाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होगा, और वो किसी वैद्युत क्षेत्र में संतुलित अवस्था में लटका हुआ है। और भाई ये ऐसे लटका है कि इसका जो भार है, ठीक, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की शर्त Q = mg, ठीक, Q = mg, इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स हो जाएगा E = mg, ठीक है। ये कैसी प्लेट होगी? प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। तो इसमें पूछा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अपने भार से संतुलित है, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो, उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन
कोई इलेक्ट्रॉन अपने भार से संतुलित होता है, अपने भार से संतुलित होता है, या ये भी कह सकते हैं कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन संतुलित अवस्था में रह सके, या उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगता है। तो संतुलित, भार से संतुलित है, ठीक। तो आपसे ये पूछा गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज में Q बराबर E नेगेटिव चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मालूम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी मालूम है, कितना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक। और गुरुत्वीय त्वरण G भी मालूम होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब आप ये क्या करेंगे कि संतुलन की क्या शर्त है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण के संतुलन की शर्त है QE बराबर mg, लेकिन Q की जगह हो जाएगा E बराबर mg, ठीक। हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है E, तो E इक्वल टू आ जाएगा mg/E, ठीक। अब तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, m का मान रख लेना है 9.1 × 10⁻31, g का मान रख देना है 9.8 और अपार में कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। -19 कूलम। m का मान रख दिया, g का मान रख लिया, e का मान रख दिया, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई 9.1 और 9.8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें जो है 1.6 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 9.8 9.1, ठीक, या पॉइंट हटा देंगे, यहाँ लगा रहने तो आ जाएगा 98, ठीक। और ये कितना आ जाएगा 9/72, 9/81, 7 कितना हो जाएगा 88, 8 1 9 8 9 के 1 के पहले, तो ये हो जाएगा 891.8, 891.8 अपान में 16 × 10 की पावर 19 11 माइनस की 12 बन जाएगी, ठीक। 16 से भाग कर लेंगे, 16 × 85 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर बन जाएगा आपका 9, तो 91 होगा, फिर 16 × 85 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 1 बचेगा, 16 कर देंगे, ठीक, छोड़ देंगे 10 की पावर -12, या इसको लिख सकते हैं 5.5, 1 छोड़ देंगे 10 की पावर -11 न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो क्वेश्चन था आपका उस वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करो जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगता है, तो भार के बराबर विद्युत बल कर दिया। या हम जानते हैं इस क्वेश्चन को कई टाइप से पूछ सकता है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन संतुलित अवस्था में रह सके, तो इसी टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो आपको अपनी एक्सरसाइज के हल करना है। इसके 1-2 टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे, ठीक।